आदाब, नमस्ते, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो सच्ची कहानी मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ वो उत्तर प्रदेश की है। 4 अक्टूबर 2022 की ये घटना है और उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर नाम का एक जगह है जहाँ का थाना लगता है जमालपुर। जमालपुर के पास ही एक इलाका है जिसका नाम है जयपत्ती कला। यहाँ पे एक रहने वाला बेसिक सा किसान परिवार, जिसमें एक बहुत ही दर्दनाक हादसा इस परिवार के साथ हुआ था, जिसकी ये सच्ची कहानी। दरअसल 4 अक्टूबर 2022 के सुबह 7 बजे एक किसान परिवार का मुखिया, जिसका नाम संतोष कुमार था, इसकी आयु 40 वर्ष के आसपास थी। यह अपने नियमित अनुसार खेतों में काम किया करता था। इसकी एक दिनचर्या थी, सुबह उठना, घर के काम जो अपने पर्सनल थे उससे निजात पाना और तुरंत ही खेत पे चले जाना और खेती बाड़ी करना ही इसका मेन पेशा था। इसी से इसका घर परिवार चलता था। लेकिन 4 अक्टूबर के दिन जब ये व्यक्ति संतोष कुमार अपने खेत की तरफ जाता है तो कुछ समय बाद जब वो घर वापस लौटकर नहीं आता है तो इसके घर में एक बेटा होता है जिसका नाम वीरेंद्र कुमार था, जो कि महज 17 साल का था, और इसकी एक बेटी थी जिसका नाम सुमन कुमारी था। ये दोनों ही जब घर में होते हैं और पिताजी बहुत देर तक खेतों से वापस नहीं आते हैं, तब पहली बार सुमन जो बेटी होती है उसको भय लगता है और अपने भैया से जाकर कहती है कि भैया, पिताजी अभी तक खेत से वापस नहीं लौटे हैं और ये समय उनके लौट जाने का होता है। काफ़ी वक्त गुजर चुका है, आप खेत में जाकर के देखो कि पिताजी स्वस्थ हैं तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आई है। वीरेंद्र वहाँ पे डर जाता है थोड़ा और अपनी बहन की बात मानकर पहले खेत की तरफ जाता है। खेतों में छानबीन करता है, वहाँ पे उसके पिताजी नहीं मिलते हैं। निराश होकर जब वो घर वापस आता है और अपनी बहन से कहता है कि पिताजी वहाँ पे नहीं है, उसके बाद दोनों भाई बहन परेशान हो जाते हैं और अपने पिताजी को लगातार ढूंढने की कोशिश में जुट जाते हैं। ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है। आस पड़ोस के लोगों को भी ये जानकारी मिल जाती है। अब गांव वाले भी चिंतित हो जाते हैं कि इतना समय बीत चुका है और अभी तक इस जो 2 बच्चे हैं उसके पिताजी घर वापस लौटे क्यों नहीं हैं। अब रात का माहौल था, गांव का समय था, वहाँ पे बिजली वगैरह की इतनी सुविधा थी नहीं। टॉर्च लेकर के सारे ही लोग अपने मन मुताबिक लोगों ने अपनी दिशा के अनुसार चलना शुरू किया। अलग अलग दिशाओं में जाकर इस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये व्यक्ति नहीं मिला। जब हताश निराश होकर गांव वालों का प्रयास भी विफल हो जाता है, इसके बाद गांव वाले एक निर्णय लेते हैं और वो सारे ही लोग नज़दीकी जो जमालपुर पुलिस थाना होता है इस चौकी पे जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद HSO साहब मनोज कुमार जी से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि गांव का एक संतोष कुमार नाम का व्यक्ति जो 40 वर्ष का है वो गुमशुदा है। सुबह वो अपने नियम के अनुसार खेतों में गया था किसानी करने के लिए, लेकिन अब तक वो घर वापस नहीं आया है। शुरुआती दौर में पुलिस जो है इनकी जो प्रार्थना होती है पत्र उसे ले लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियसली इस पर कोई काम नहीं करते हैं। गाँव वाले हताश निराश अपने घर की ओर चले जाते हैं, लेकिन गाँव वाले यहीं पर नहीं रुकते हैं। गाँव वाले अपनी आवाज़ को उठाते ही लगातार चले जा रहे थे। 2-3 दिन का समय बीत जाता है और ये वाकया IPS ऑफिसर जो उत्तर प्रदेश के संतोष मिश्रा होते हैं उन तक पहुंच जाता है। जब संतोष मिश्रा इस बात को समझते हैं, इस प्रकरण को सुनते हैं, तब तुरंत ही HSO साहब मनोज कुमार को ये ऑर्डर देते हैं कि इस व्यक्ति को जल्द से जल्द ढूंढा जाए, इसके साथ क्या हुआ है ये पता लगाने की कोशिश की जाए। इसके बाद यहाँ के पुलिस थाने की एक टीम गठित होती है और इस जो इंसान है इसे ढूंढने के प्रयास में लग जाती है। सबसे शुरुआती दौर पे पूछताछ इनके घर वालों से किया जाता है, बेटे से बेटी से बात किया जाता है। जब बेटे से बात किया जाता है जो कि वीरेंद्र कुमार था, तब वीरेंद्र कुमार कहता है कि पिताजी के एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे जिनका नाम है रविंद्र कुमार गौर। और रविंद्र कुमार गौर को जब पता लगा था कि उसका प्रिय मित्र जिससे वो डेली मिलता था, डेली उससे बातें करता था, घंटों बैठकर समय बिताया करता था, वो गुम हो गया है, लेकिन फिर भी रविंद्र कुमार ने कुछ ऐसी इच्छा नहीं जताई, कुछ इस तरह से गंभीरता नहीं दिखाई कि उसका दोस्त कहाँ पे चला गया है, कैसे गुमशुदा हो गया है। जब पुलिस इस बात को सुनती है तब तुरंत ही रविंद्र कुमार गौर को उठाती है, पुलिस थाने लेकर के आती है। शुरुआती दौर में उससे काफ़ी आराम से पूछताछ करती है, लेकिन जब वो फिर भी कुछ नहीं बताता है, पुलिस को बरगलाने की कोशिश करता है, तब पुलिसिया रवैया अपनाते हुए पुलिस जब अपने आप पे
पे आ जाती है तब वो किसी गुनाह को गुनहगार के मुंह से निकलवाने में देर नहीं करती है। उसके बाद रविंद्र कुमार गौर जब पुलिस के इस रवैये से परेशान हो जाता है तब अपना मुंह खोलता है और जब उसकी कहानी सामने आती है कि उसने अपने दोस्त के साथ क्या किया था तब गांव वाले भी सुनकर इस कहानी को सन्न रह जाते हैं। दरअसल रविंद्र कुमार गौर ये बताता है कि उसका जो प्रिय मित्र है वो अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस पूछती है कि उसकी हत्या कैसे की, तब ये व्यक्ति बताता है कि उसकी हत्या मैंने ही की है। तब पुलिस पूछती है कि उसके लाश को तुमने कहाँ दफनाया है, तब ये जो रविंद्र कुमार होता है ये कहता है कि उसकी लाश एक नाले के टैंक में मैंने फेंक दी है, एक सीवर टैंक में मैंने फेंक दी है और उसका ढक्कन लगा दिया है। तब यहाँ पे पुलिस पूछती है कि वो नाला कहाँ पे है, तब रविंद्र कुमार बताता है कि वो जो नाला है वो मेरे ही घर में है। इसके बाद पुलिस जो है रविंद्र कुमार गौर के घर पे छापा मारती है। जब उसे ले करके वारदात की गई जगह पे ले जाती है तब पूछा जाता है कि तुमने ये घटना को अंजाम क्यों दिया है। तब रविंद्र कुमार गौर बताता है कि इस व्यक्ति की हत्या करने के लिए इसकी बेटी जो सुमन है उसी ने मुझे उकसाया था। तब जब पूछा जाता है कि सुमन का इस घटना में क्या हाथ है तब खुलकर जानकारी जो सामने आती है वो ये आती है कि ये जो सुमन थी ये काफ़ी छोटी एज की थी और अपने पिता के दोस्त से मन ही मन वो प्यार कर बैठी थी। तो जो ये संतोष कुमार था, इसका दोस्त जो था वीरेंद्र कुमार, इसकी संतोष कुमार की बेटी के साथ प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो जाती है। उसकी बेटी कई बार शारीरिक सुख प्राप्त करने के लिए अपने पिता के उम्र के उसी के दोस्त के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगती है। वो कई बार इनडायरेक्टली उससे बात करती है कि सुहागरात कैसे मनाई जाती है। स्टार्टिंग में 2-3 बार सुनकर वो इग्नोर करता है वीरेंद्र कुमार, लेकिन बाद में वो उसकी बेटी के साथ शारीरिक संबंध भी बनाना शुरू कर देता है और ये सिलसिला कई महीनों से लगातार चलता चला जा रहा था, लेकिन घर वालों को इसके बारे में भनक भी नहीं थी। लेकिन एक दिन उसके पिता ने, यानी सुमन के पिता ने, संतोष कुमार ने उसकी बेटी को ऐसी अवस्था में देख लिया, आपत्तिजनक हालत में, जिसमें उसको देखना नहीं चाहिए था। और जब वो इस हालत में अपनी बेटी को देखता है तो शुरुआती दौर में तो अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है, वो अपने दोस्त को भी समझाने की कोशिश करता है, वो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता था। लेकिन फिर भी जब हालात उसके मन मुताबिक नहीं चलते हैं तो वो अपनी बेटी का रिश्ता जल्द से जल्द तय कराने का सोचने लग जाता है और उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देता है। इधर जो उसकी बेटी थी सुमन, वो इस बात से खफा थी, लेकिन वो बात मान भी नहीं रही थी। वो लगातार अपने पिता के दोस्त के साथ संबंध बनाती ही चली जा रही थी और अपने पिता की कोई बात नहीं मान रही थी। एक दिन उसकी जो शादी होती है वो एक लड़के से तय कर दी जाती है। उसके बाद ही ये जो सुमन होती है ये अपने प्रेमी, या फिर यूं कह ले अपने नाजायज संबंध को बरकरार रखने के लिए वीरेंद्र कुमार को कहती है कि मेरे पिताजी को मार दो। फिर इसके बाद एक दिन तय किया जाता है और दिन होता है 4 अक्टूबर 2022 का। सुबह खेती-बाड़ी के लिए जब इसके पिताजी संतोष कुमार निकल रहे थे घर से बाहर, उसके बाद ही इसका जो दोस्त होता है वीरेंद्र, वो कुछ बात करने के बहाने से ले करके उसे अपने साथ जाता है, उसको मौत के घाट उतारता है। और फिर जब इस वारदात में वो अपने बेटे को भी शामिल कर लेता है कि रविंद्र कुमार का एक बेटा भी था जिसे वो इस वारदात में शामिल करता है। सुमन भी साथ में होती है। लाश को ठिकाने लगाने के लिए ये लोग घर से लाश को बाहर ले जाने के बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन जब इसमें असफल हो जाते हैं, लोगों का आना जाना लगा होता है गांव का, तब ये एक आइडिया लगाते हैं कि इसी घर के जो नाला है उसके अंदर इस लाश को फेंक देनी चाहिए और वो फिर वैसा ही करते हैं। और उसके बाद जब ये मामला पुलिस के सामने खुलता है, सामने जब पुलिस सुनती है इन सभी चीज़ों को, तब पुलिस भी बिल्कुल हैरान रह जाती है। गाँव वाले इस वाक्य से बहुत ज़्यादा हैरान थे, परेशान थे। जब इन तीनों आरोपियों को पकड़ा जाता है, जिसमें कि जो रविंद्र कुमार होता है, इसका बेटा होता है, और सुमन कुमारी होती है, तब इसे पुलिस जब अपने साथ ले जा रही होती है, तब गांव के लोग इतने आक्रोश में होते हैं कि वो पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं इन तीनों पे। जैसे तैसे पुलिस हालातों को काबू करती है और इन तीनों आरोपियों को अपने साथ ले जाती है और इन पे मुकदमा
चल रहा है, तमाम धाराएं लगाई जाती हैं और इन्हें जेल भेज दिया जाता है। लेकिन बात ये है कि आजकल जो दोस्ती है तो किस तरह से किस मोड़ पे जा रही है, ये सोचना हर एक की जिम्मेदारी है। जब आप दोस्ती करते हैं तो एक ऐसा रिश्ता बनाते हैं जो आप खुद के मन से बनाते हैं, लेकिन इस रिश्ते में कितनी ज़्यादा आपको मर्यादाएं होती हैं जिसको समझना होता है। कई रिश्ते जो ऐसे होते हैं घर के अंदर आने के बाद कई बार इस तरह के भयानक मोड़ पे आकर खड़े हो जाते हैं। तो आप जब भी किसी से दोस्ती करें तो ये ज़रूर पता लगा ले कि आपका दोस्त किस तरह का है, कैसी उसकी मंशा है, घर में लाने लायक है भी या नहीं है, घर की माँ बेटियाँ उसकी वजह से सुरक्षित रह पाएंगी भी या नहीं रह पाएंगी। क्योंकि आजकल ऐसी ही वाक़याएँ, ऐसी ही घटनाएं जो होती हैं वो दोस्ती के रिश्ते को भी कलंकित कर देती हैं। तो इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, मैं बस आपको जागरूक और एक सही संदेश देना चाहती थी। तो अगर आपको ये कहानी या फिर मेरी वीडियोज़ जो मैं रियल स्टोरीज़ पे बनाती हूँ आपको पसंद आती है, सच्ची घटनाएं सुनना और कहानियाँ सुनना आपको अच्छी लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम पूजा है, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। आगे फिर से मिलूंगी एक नई कहानी के साथ, तब तक आप और स्वयं अपने परिवार का रखिएगा पूरा ध्यान। सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।